हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल नीट प्रिपाई। और आज इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं स्टमक के बारे में। देखो, अभी इस वीडियो में हम स्टमक में जितनी भी प्रोसेस होती है, जो भी उसमें डाइजेस्टिव जूस होता है और जो भी उसमें प्रोसेसेस हैं मैकेनिकल और बायोकेमिकल, उनकी हम इस वीडियो में स्टडी करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना अपना पकड़ के बैठ जाइए, पेन और लिखना स्टार्ट कर दीजिए कॉपी में। नोट्स देखिए कितने अच्छे नोट्स बनवाने हैं, तो इस वीडियो के लास्ट तक आपको लगेगा कि आपने सही जगह क्लिक किया था, आई एश्योर यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अरे ये पेटू है ना, ये स्टमक है। पता है ये कहाँ होता है? ये मेरा पेट है, ये कहाँ होता है पता है तुम्हें? ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। जो एब्डोमिनल कैविटी है उसके लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है। तो इट इज प्रेजेंट ऑन लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। तुम्हें पता है जो पूरी एलिमेंट्री कैनाल है ना, यहां से लेकर के वहां तक, पूरी एलिमेंट्री कैनाल यहां से लेकर के वहां तक, उसमें सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा पार्ट है ये स्टमक, सबसे चौड़ा है। सो मैं बोल दूंगा ना कि इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। यस और नो? इट इज वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तुम्हें सुनाई दे रहा है ना? समझ में आ रहा है ना? It is muscular bag-like structure which is J-shaped when empty। जब ये खाली होता है ना, जब इसमें चूहे दौड़ रहे होते हैं, खाली होता है, जब हमें भूख लगती है, तब ये J शेप का दिखता है, J-shaped। It is J-shaped when empty and it is a muscular bag-like structure, widest part of alimentary canal present on left side of the abdominal cavity। Yes or no? Okay, सुन रे तू, इसके पता है क्या, तीन पार्ट्स मेनली और एक आजकल चौथा भी बोल देते हैं, चलो ठीक है। तो इसको चार पार्ट्स में हम डिवाइड कर देते हैं। मेन पार्ट्स हैं फंडस, बॉडी, पाइलोरिस, बट कार्डियक भी कई जगह आपको देखने को मिलेगा, कई जगह आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बट चलो पढ़ते हैं हम। तो स्टमक को कुल मिला करके हमने चार भागों में बांट दिया। कितने भागों में बांटा? अरे इसको चार भागों में बांट दिया मैंने। एक है कार्डियक, सबसे इनिशियल, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। अभी ये जो नीचे डायग्राम आएगा इसमें अच्छे से बताऊंगा। तुम्हें पता है जो स्टमक है इसकी दो ओपनिंग्स होती हैं। ये दो गेट वाला कमरा है। एक गेट तो यहाँ ऊपर की तरफ होता है, ईसोफेगस जैसे स्टमक के अंदर खुलता है, तो उस टाइम पर एक गेट है। उस टाइम पर जो ओपनिंग है दैट इज कॉल्ड कार्डियक ऑरिफिस। जोर से बोलो, कार्डियक ऑरिफिस। सारे बोलो, कार्डियक ऑरिफिस। इट इज जॉइंड बाय लोअर एंड ऑफ ईसोफेगस, जैसा मैंने बोला। दूसरा पार्ट है पाइलोरिक ऑरिफिस। दिस इज पाइलोरिक ऑरिफिस। ये ड्यूडेनम में ओपन होता है। पहला गेट कहाँ है? ईसोफेगस से जब हम स्टमक में जा रहे हैं उस दौरान वहां है। और उसके बाद में फिर क्या होगा? स्टमक 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 स्टमक। फिर उसके बाद में नीचे क्या आ जाएगी? स्मॉल इंटेस्टाइन आ जाएगी, वो सी शेप्ड ड्यूडेनम। पहला लेक्चर याद करो डाइजेस्टिव सिस्टम का, वहां पे मैंने देखो डायग्राम बनाया था। फिर ऐसे स्टमक जाकर के एक सी शेप्ड स्ट्रक्चर में खुल जाता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसको लोग ड्यूडेनम बोलते हैं। कैसे शेप का होता है? सी शेप का होता है, जिसके पास में इधर पेनक्रियाज प्रेजेंट थी। याद आया ना तुम्हें? तो ये क्या है? यहाँ पर पाइलोरिक ऑरिफिस इसको बोलते हैं। जो ओपनिंग ड्यूडेनम में जहाँ पर होती है उसको बोलते हैं पाइलोरिक ऑरिफिस। और अगली बात की, जो स्टमक है ये कवर होता है पेरिटोनियम की लेयर से। बड़ी जरूरी बात। अब इसमें जरूरी क्या है तुम्हें पता नहीं है कि ये जो स्टमक है ये पैरिटोनियम की लेयर से कवर होता है जी। किसकी लेयर से? पैरिटोनियम इसको कवर करके रखती है। मतलब इट ऑल्सो कंटेन्स फैट टिश्यूज एंड लिम्फेटिक टिश्यूज डिपॉजिट ऑन इट। इसके ऊपर पता है पेरिटोनियम पे फैट टिश्यूज और लिम्फ टिश्यूज भी इस पर डिपॉजिट हो जाते हैं। और ऐसी पेरिटोनियम है ना, ये जो ऐसी पेरिटोनियम, इसकी खास बात है, इस पर डिपोजिशन हो रही है।
इस ऐसी पेरिटोनियम को बोलते हैं ओमेंटम। क्या बोलते हैं? ओमेंटम। इसको बोलते हैं ओमेंटम। तो कोई तुमसे ये पूछे कि स्टमक में अंदर कोई स्पेशल टाइप की पेरिटोनियम होती है क्या रे, तो तुम क्या बोलोगे? हाँ जी होती तो है। क्या बोलोगे? उसे क्या कौन सी होती है? तो तुम बोलते हो ओमेंटम। क्या होती है? ओमेंटम। तो ओमेंटम क्या है? दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ पेरिटोनियम, मतलब पेरिटोनियम के ऊपर फैट और लिम्फ टिश्यूज का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए इसको ओमेंटम बोल दिया जाता है। अलग स्पेशल नाम दे दिया जाता है इस पेरिटोनियम को। यस और नो? नाउ ये बड़ा प्यारा सा, सुंदर सा, बड़ा अट्रैक्टिव डायग्राम है। देखो इसको, गौर से देखो इसको। इस डायग्राम में मैंने आपको ये बताया, देखो ये ईसोफेगस आ रही थी इधर से, इसको बेचारी को पता ही नहीं था कि मैं खत्म हो जाऊंगी, यहाँ पर कोई दूसरा ऑर्गन चालू हो जाएगा। ईसोफेगस यहाँ आई, खाना यहाँ आ रहा था। खाने के टर्म्स में समझाता हूँ। ईसोफेगस से खाना आ रहा था, फिर ये खाना यहाँ पर इसको एक टोल नाका मिला, यहाँ पर एक टोल नाका मिला। इस टोल नाके को पार करके यहाँ से जाना था। ये टोल नाका पता है क्या था? ये था कार्डियक स्फिंक्टर या गैस्ट्रोइसोफेगल स्फिंक्टर। यहाँ पर एक टोल नाका, एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होता है जो अलाउ करता है खाने की एंट्री को स्टमक में। अगर यहाँ से ये नहीं चाहेगा तो अलाउ नहीं होगा, गेट है ये। सो ईसोफेगस से स्टमक में आते हैं तो यहाँ पर एक स्फिंक्टर प्रेजेंट होती है, कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। पता है तुम्हें ये स्फिंक्टर्स का एक पर्टिकुलर काम होता है, खाना अंदर आ गया तो ये वापस बाहर नहीं जाने देती। सर उल्टी होती है ना वोमिटिंग, उसमें क्या होता है? पढ़ेंगे, वो अलग चीज़ है। बट ये स्फिंक्टर है, इट अलाउज यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द फूड। ओके, ईसोफेगस, कार्डियक स्फिंक्टर और गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर। यहीं पर जो ऑरिफिस प्रेजेंट है ऊपरी में, इसी को बोलते हैं कार्डियक ऑरिफिस, कार्डियक ऑरिफिस। ओके, अब स्टमक का ये जो ऊपर वाला पार्ट फंडस होता है, फंडस में ही यहाँ से डाइजेशन के बाद जो गैसेस वगैरह बनती हैं वो यहाँ पर होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जो हम डकार लेते हैं। ओके, नाउ ये जो मेन पार्ट है ये है बॉडी। बॉडी, ये मेन पार्ट है बॉडी, समझ रहे हो तुम? मेन पार्ट है बॉडी। और पता है स्टमक जब खाली होता है ना, जब हमने कुछ खाया नहीं होता, तो उस दौरान यहां पर क्लियरली विजिबल होती हैं गैस्ट्रिक रुगी या रुगी ऑफ म्यूकोसा। कुछ ऐसे ये रिज लाइक स्ट्रक्चर्स अपीयर होती हैं, दीज आर नोन एज रुगी ऑफ म्यूकोसा। ओके, नाउ बाहर की तरफ ये जो कर्वेचर है या फिर ये जो पार्ट है स्टमक का, स्टमक वैसे पेरिटोनियम से कवर्ड है ना, स्पेशल पेरिटोनियम जिसको ओमेंटम बोलते हैं। तो ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, इसको या फिर तो लोग ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं, बड़ा कर्वेचर, या फिर इसको ग्रेटर ओमेंटम भी बोलते हैं लोग, ग्रेटर ओमेंटम या ग्रेटर कर्वेचर। नाउ व्हाट इज दिस पार्ट कॉल्ड? इसको लेसर कर्वेचर या लेसर ओमेंटम बोल देते हैं, कर्वेचर कम है इसका। और ये जो बॉडी के बाद जो स्टमक का पार्ट होता है यहां तक, ड्यूडेनम की स्टार्टिंग, मतलब इससे पहले पहले तक, ये होता है पाइलोरिक रीजन। ये होता है पाइलोरिक रीजन। और पाइलोरिक रीजन के एंड में जहाँ ख़त्म होता है, जहाँ पर ड्यूडेनम स्टमक से जुड़ता है, वहाँ पर जैसे यहाँ पे गैस्ट्रो ईसोफेगल स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर प्रेजेंट थी, वैसे यहाँ पर पाइलोरिक स्फिंक्टर प्रेजेंट है। सर एक डाउट है, एक डाउट है, ये यहाँ पर ये जो कार्डियक स्फिंक्टर लिखा हुआ है, चलो गैस्ट्रो ईसोफेगल समझ में आता है, यहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर समझ में आता है क्योंकि ये रीजन पाइलोरिक रीजन है, तो यहाँ का स्फिंक्टर होगा पाइलोरिक स्फिंक्टर, यहाँ का होगा गैस्ट्रो ईसोफेगल, क्योंकि गैस्ट्रिक जो वर्ड यूज लिया जाता है स्टमक के लिए, और ईसोफेगल ये इनके बीच में स्फिंक्टर है, तो इसलिए गैस्ट्रो ईसोफेगल बोल दिया। ये कार्डियक क्यों बोल रहे हैं? ये इसलिए बोलते हैं कि जो स्टमक का ये जो इनिशियल पार्ट है ना, ये इसको बोला जाता है कार्डिया या कार्डियक पार्ट। जो मैंने ऊपर बोला था पार्ट्स ऑफ स्टमक 4 होते हैं, कार्डियक, फंडस, बॉडी, पाइलोरस। दिस इज कार्डिया, दिस इज कार्डिया। इज इट ओके?
सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अरे तुम्हें पता है क्या, ये जो स्टमक है ना, ये 4 से 5 घंटे के लिए खाना स्टोर करके रखता है। और 4 से 5 घंटे के लिए ये खाना स्टोर करके रखता है। अब इस 4-5 घंटे के दौरान उस खाने के साथ, उस अन्न के साथ क्या बदसलूकी की जाती है इस स्टमक के अंदर, उस बदसलूकी की, उस बदतमीजी की, उस प्रताड़ना की कहानी सुनिए मेरी ज़बानी। देखो ना, जोक सपाट। फूड मिक्स thoroughly with the acidic gastric juice of stomach by the churning movement of its muscular wall and is called chyme। तुम्हें पता है इस दौरान जो फूड है इस 4-5 घंटे में, वो गैस्ट्रिक जूस के साथ, और पर्टिकुलरली बोलें तो एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ एकदम मिक्स हो जाता है प्रॉपरली। जैसे सब्जी में दही मिला दिया जाता है, वैसे ये एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ एकदम ऐसे मिक्स हो जाता है, ऐसे घुल जाता है पूरा। अब ये होता कैसे है? अब जैसे एक बात बताओ, अगर मान लो कि हमें कोई 2 चीज़ों को मिलाना हो, जैसे दाल है, दाल में अगर मान लो हमें कर्ड मिलाना है, तो उसके लिए उसको उसमें डाल करके फिर ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, किसी चीज़ से ऐसे करना पड़ेगा, उसको स्टिर करना पड़ेगा, तभी तो मिलेगा। तो यहाँ क्या होता है फिर, यहाँ पे स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट्स होते हैं, मतलब दोनों गेट बंद, कमरा है, दोनों गेट बंद, और फिर ऐसे होता है। क्या होता है, क्या होते हैं चर्निंग मूवमेंट्स? चर्निंग मूवमेंट्स क्या होते हैं, समझ में आ रहा है ना? तो समझ में आया, ये स्टमक है, स्टमक के अंदर खाना आ गया, स्फिंक्टर्स हैं जो उसको बाहर जाने नहीं देंगे एक साथ अभी, उसके बाद में 4-5 घंटे के दौरान ऐसा मूवमेंट चलता रहता है अंदर, एकदम वाइब्रेटरी मूवमेंट, पूरा स्टमक दब 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 हिलता। सर हमें महसूस तो नहीं होता कैसे हिल रहा है, हमें पता नहीं चलता, हिलता है खाना। चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं, ठीक है, चर्निंग मूवमेंट्स होती हैं। तो वो चर्निंग मूवमेंट्स जो हैं वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, इस मिक्सिंग के लिए, ठीक है। अब इस खाने को खाना नहीं बोला जाता, तो क्या बोलते हैं सर? इस खाने को बोलते हैं काइम। दिस इज कॉल्ड काइम। The food after mixing thoroughly with the acidic gastric juice because of churning movements, this is known as chyme. This food is known as now chyme. समझ में आ रहा? एक बात और बताता हूँ, जो अपनी बकल कैविटी है वहाँ पर तो डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है ना, वहाँ पर सलाइवा होता है, उसमें सेलिवरी अमाइलेज होता है, वो डाइजेशन स्टार्ट कर देता है। अभी थोड़ी देर में मैकेनिज्म बताऊँगा आपको, नेक्स्ट वीडियो में शायद, नेक्स्ट टू नेक्स्ट में। तो वहाँ पर डाइजेशन इनिशियली स्टार्ट हो जाता है थोड़ा बहुत, तो वहाँ पर उस डाइजेशन के बाद जो खाना होता है उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं उसको? बोलस। अब वो बोलस स्टमक में आकर क्या हो गया? काइम हो गया। क्या हो गया? काइम हो गया। ओके, नाउ मैंने जो रेड में लाइन लिखी है, बड़ी इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी 2 कॉपी लाइन है कि म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स, म्यूकस है और बाइकार्बोनेट है HCO3 नेगेटिव, प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द lubrication and protection of the mucosal epithelium from excoriation by the highly concentrated HCl, जिसकी pH होती है 1.8। बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट्स जो होते हैं ना गैस्ट्रिक जूस के अंदर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? प्रोटेक्शन ऑफ म्यूकोजल एपिथेलियम में। वो म्यूकोजल एपिथेलियम को, मतलब स्टमक की जो वॉल होती है उसको प्रोटेक्ट करते हैं। अरे यार, स्टमक में इतना हाईली कंसंट्रेटेड HCl है, 1.8 pH है, तो इस तरीके से तो हमारा स्टमक जल जाएगा, ख़त्म हो जाएगा सब। तो उसको कौन बचाता है हमें इस चीज़ से? कौन बचाता है? म्यूकस की लेयर एंड बाइकार्बोनेट प्रेजेंट इन गैस्ट्रिक जूस। ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ल्यूब्रिकेशन और प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सकोरिएशन, यानी डैमेज बाय द हाईली कंसंट्रेटेड HCl, जिसकी pH 1.8 होती है। खाने को बोला काइम, 4 से 5 घंटे। ओमेंटम। नाउ अब हमें पढ़ना है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। क्या होती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स?
अरे ग्लैंड्स का काम सिक्रीशन होता है, गैस्ट्रिक मतलब स्टमक के लिए ये टर्म यूज की जाती है। सो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आर द ग्लैंड्स विच मेक देयर सिक्रीशन और डू सिक्रीशन इन द एलिमेंट्री कैनाल, और इन स्पेसिफिकली हम बोले तो स्टमक में जो सिक्रीशन करती हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो स्टमक में प्रेजेंट होती हैं और वहाँ अपना सिक्रीशन देती हैं। इनकी कुछ बातें कि दे आर न्यूमरस माइक्रोस्कोपिक सिंपल ब्रांच ट्यूबुलर ग्लैंड्स, याद ही नहीं रखना, फॉर्म्ड बाय द इनवेजिनेशन ऑफ एपिथेलियम द स्टमक। बताया था मैंने वीडियो में कि एपिथेलियम जो होता है वही मॉडिफिकेशन करके क्या बन जाता है, ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है। ओके, जैसे उस वीडियो में मैंने बताया था लास्ट वीडियो में कि ये जो ईसोफेगस है वहाँ पर जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना म्यूकोजा की, वो उसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होती, सिंपल होती है। बट जैसे वो स्टमक की लेयर की बात करते हैं तो स्टमक के अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब वो मॉडिफाई हो जाती है, वहाँ पर वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है और वो ग्लैंड्स बना लेती है। फॉलोइंग सेल्स आर प्रेजेंट इन द एपिथेलियम ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड। सबसे पहली सेल जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में अगर हम इंक्लूड करते हैं, अरे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं एपिथेलियम में प्रेजेंट है। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बहुत सारी सेल्स होती हैं, जैसे कुछ सेल्स का बोलते हैं चीफ सेल और पेप्टाइड सेल। क्या बोलते हैं? चीफ सेल और पेप्टाइड सेल। अरे भाई इनको कई लोग जाइमोजन सेल्स भी बोलते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं? चीफ सेल, पेप्टाइड सेल और कई लोग जाइमोजन सेल भी बोलते हैं। ये जो टर्म है ना जाइमोजन, ये हमेशा प्रो एंजाइम के लिए काम में ली जाती है। प्रो एंजाइम या प्रो एंजाइम मतलब इनएक्टिव एंजाइम के लिए टर्म काम में ली जाती है जाइमोजन। यानी ये चीफ सेल या पेप्टाइड सेल ये जाइमोजन सेल होती हैं। इसका मतलब ये क्या करती हैं? ये प्रो एंजाइम का फॉर्मेशन करती हैं, यानी एंजाइम की जो प्रिकर्सर स्टेज है, यानी एंजाइम की पहले वाली स्टेज, इनएक्टिव स्टेज का फॉर्मेशन करती हैं। सो मैंने बड़ी ही अदब से लिखा है, सिक्रीट गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज प्रो एंजाइम्स और जाइमोजन्स। सिक्रीट गैस्ट्रिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स एज प्रो एंजाइम्स और जाइमोजन्स कॉल्ड पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। पता ही होगा यार, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन। जो पेप्सिनोजन आगे जाकर के किस में कन्वर्ट होता है? पेप्सिन में, जो एक्चुअली डाइजेशन करता है। पेप्सिन एक पेप्टाइड एंजाइम है जो प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन से बनता है और प्रोरेनिन से रेनिन बनता है। प्रोरेनिन से रेनिन बनता है। रेनिन एक ऐसा प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है, छोटे बच्चों में सिक्रीट होता है। सो समझ गए? चीफ सेल, पेप्टिक सेल पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन का सिक्रीशन करती हैं। ऑल्सो सिक्रीट स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज। कुछ अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करती हैं। और ये गैस्ट्रिक लाइपेज तो फैट का डाइजेशन करता है। तो सर क्या फैट का जेट डाइजेशन यहाँ स्टार्ट हो जाता है? हाँ होता है, बट बड़े लिटिल अमाउंट में, लिटिल डाइजेशन ऑफ फैट, बहुत ही लिटिल अमाउंट में डाइजेशन स्टार्ट तो हो जाता है, बट बहुत लिटिल होता है। सो स्मॉल अमाउंट ऑफ गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रीट करता है। तो तुम्हें पूछे चीफ सेल, पेप्टाइड सेल, जाइमोजन सेल क्या सिक्रीट करती हैं? पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। ओके, नाउ तुम्हें पता है ये प्रोरेनिन जो है ना, ये केवल यंग मैमल्स में सिक्रीट होता है, अडल्ट्स में नहीं होता। क्योंकि इन्फेंट्स या मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि यंग जो मैमल्स होते हैं ना, उनके अंदर, अब देखो छोटे बच्चे होते हैं वो केवल दूध ही पीते हैं, तो उनके अंदर प्रोरेनिन एंजाइम सिक्रीट होता है। प्रो एंजाइम है प्रोरेनिन, ये सिक्रीट होता है और ये फिर
कन्वर्ट होता है रेनिन में। इसकी एक्टिव फॉर्म क्या है? प्रोरेनिन की एक्टिव फॉर्म है रेनिन। सो रेनिन एक्चुअली एक प्रोटीलाइटिक एंजाइम है जो डाइजेस्टिव जूस ऑफ इन्फेंट्स में प्रेजेंट है, और ये क्या करता है? मिल्क प्रोटीन का डाइजेशन करता है। और मैक्सिमम मिल्क प्रोटीन किसका डाइजेशन करता है? अगर आपसे पूछ रहे ऑप्शन में हो तो कैसीन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। देन हमारे पास चीफ सेल या पेप्टिक सेल के बाद है ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल। क्या है नाम इनका? और इनका नाम तो है ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक सेल्स या फिर पैराइटल सेल्स, ऑक्जेंटिक सेल्स या पैराइटल सेल। ऑक्जेंटिक पैराइटल सेल ये HCl का सिक्रीशन करती हैं और कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट करती हैं। HCl समझ में आता है सर, ये कासल्स आई को आपने ब्लैक से क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बार आपसे ये पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सीक्रेटेड बाय पैराइटल या ऑक्जेंटिक सेल्स। तो वहां पर ऑप्शन एक होता है कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर और एक ऑप्शन वहां पे होता है कासल्स एक्सट्रिंसिक फैक्टर। तो जनरली बच्चे कासल याद रखते हैं, एक्सट्रिंसिक इंट्रिंसिक ये भी याद करने की बात है, कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर अंदर की बात है, इंट्रिंसिक फैक्टर अंदर की बात है, अरे ये तो अंदर की बात है। कासल्स इंट्रिंसिक फैक्टर। नाउ वी आर लुकिंग एट द फंक्शंस ऑफ HCl। HCl क्या काम करता है? HCl को एक्टिवेटर बोला जाता है। HCl को एक्टिवेटर बोला जाता है। मानिए ये क्या करता है रे मेरे भाई? ये क्या करता है? ये इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है। इनएक्टिव एंजाइम्स यानी जाइमोजेंस, इन जाइमोजेंस को ये एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट करता है, यानी इनकी एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। जैसे पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, देखो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करेगा, प्रोरेनिन को रेनिन में कन्वर्ट करेगा, HCl रेस्पेक्टिवली लिखा है मैंने। नाउ ये और भी काम करता है। जैसे एक काम क्या करता है? ये बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। जो भी सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं फूड के अंदर उनको ये डिस्ट्रॉय कर देता है। डिस्ट्रॉयज ऑल द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड। यस और नो? उसके बाद में हमारे पास ये चीज़ खत्म होकर के हमने पहली सेल पढ़ी थी चीफ सेल या पैप्टिक सेल, उसके बाद में ऑक्जेंटिक सेल, पैराइटल सेल। Then on the number 3 we are at mucous neck cells. As the name indicates, they secrete mucus. They are present throughout the surface of the epithelium and secrete mucus. Simple सी बात है। उसके बाद में we have enteroendocrine cells. नाम enteroendocrine cells। नाम है मेरा enteroendocrine cells, या फिर इनको अर्जेंटाफिन सेल्स भी बोलते हैं। क्या सर? इनको अर्जेंटाफिन सेल्स भी बोलते हैं, एंटेरोएंडोक्राइन या अर्जेंटाफिन सेल्स। पता है ये अर्जेंटाफिन सेल्स, ये एंटेरोएंडोक्राइन सेल्स, दिस कैन बी ऑल्सो फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स। इनमें से कुछ होती हैं डी सेल्स, इसकी डिफरेंशिएटेड फॉर्म डी सेल्स, जी सेल्स एंड एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स। देखो क्या लिखा हुआ है ये एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स, जिनको शॉर्ट में ECL सेल्स बोल देते हैं, यस और नो रे। ये तीनों ना बहुत ज़रूरी काम करती हैं। कितना ज़रूरी सर? बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम करती हैं। ये डी सेल क्या करती हैं? दे सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन। ये डी सेल्स है ना, दे सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन। डी सेल सिक्रीट सोमेटोस्टेटिन। और ये सोमेटोस्टेटिन पता क्या करता है? तुम्हें पता होगा यार, सोमेटोस्टेटिन यानी रोकता है, यानी इट सप्रेसेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स मेरे भाई। सोमेटोस्टेटिन सप्रेसेस द रिलीज ऑफ हार्मोन, सप्रेस करता है कि रुक जा रे। और कौन से हार्मोन्स की बात हो रही है? गैस्ट्रिक हार्मोन्स की बात हो रही है। बात कर रहे हैं कि सोमेटोस्टेटिन सप्रेस करता है रिलीज ऑफ हार्मोन, और कौन से हार्मोन्स की रिलीज को सप्रेस करता है? गैस्ट्रिक हार्मोन। रुक जा भाई, बोलो बस, ठीक है बस।
नाउ द नेक्स्ट इट इज गैस्ट्रिन। जी सेल सिक्रीट करती हैं गैस्ट्रिन। ये गैस्ट्रिन क्या करता है, ये गैस्ट्रिन हार्मोन क्या करता है, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक ग्लैंड टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। बड़ी इजी सी बात है, नाम ही है इसका, गैस्ट्रिन स्टिमुलेट्स गैस्ट्रिक सेल्स टू रिलीज गैस्ट्रिक जूस। ओके, नाउ ये ईसीएल सेल भी पीछे नहीं रहती, बोले ना थे तो नहीं कर लिया तो मैं भी करूँगी, अब तो मुझे भी सिक्रीशन करना है। ये सिक्रेट करती हैं दो कंपाउंड्स का, दो अपन बोल सकते हैं बायोमोलिक्यूल्स का, सेरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। तुम्हें पता है क्या, ये सेरोटोनिन वैसोकंस्ट्रिक्टर होता है। वैसो यानी वैसल्स, यानी मसल्स, यानी बस यानी क्या, और कॉन्स्ट्रिक्टर यानी कॉन्स्ट्रिक्शन, यानी ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है, यानी मसल का कॉन्ट्रिक्शन करवाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है। और हिस्टामाइन सर, हिस्टामाइन वैसो डायलेटर होता है। तुम्हें पता है ये ब्लड वेसल्स को डायलेट करवाता है, चौड़ाता है, चौड़ा करवाता है। ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करवाता है, ब्लड वेसल्स को ये डायलेट करवाता है। इज इट ओके? नाउ दिस इज कंप्लीट। ये हमने 4 टाइप की सेल्स पढ़ी। उसके बाद में वी आर एट कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस, जो बड़े कोने में, कोपचे में नहीं, बीच में लिखा हुआ है। कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस क्या है, इसमें वाटर है 99.5%। मेरी बात सुनो रे, वाटर है इसमें 99.5%। यहाँ पर HCl है 0.2 to 0.3%। यहाँ पर HCl है 0.2 to 0.3%। यहाँ पर इसकी pH पता है क्या, pH है 1.5 to 2.5। अरे HCl प्रेजेंट है ना, वेरी एसिडिक pH होती है गैस्ट्रिक जूस की। और बाकी जो मसाला बचा उसके अंदर म्यूकस आ जाता है, फिर भी बचा तो थोड़ा बहुत पानी, और गैस्ट्रिक एंजाइम्स होते हैं। गैस्ट्रिक एंजाइम्स जैसे पेप्सिनोजन, प्रोरेनिन, गैस्ट्रिक लाइपेज। सो दिस इज ऑल अबाउट स्टमक एंड द प्रोसेस विच गोज ऑन टू इट। अब इसके अंदर फर्दर हमें क्या पढ़ना है, इसके अंदर हमें फिजियो, बाकी तुम सोच रहे होगे कि इसके अंदर प्रॉपरली हमें ये बताओ कि कौन चीज़, प्रोटीन कौन किस में कन्वर्ट होता है, फैट किस में कन्वर्ट होता है, क्या इसमें डाइजेशन कैसे होता है, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे कहाँ पर, फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में, जहाँ पर हम डाइजेशन से रिलेटेड सारी बातें देखेंगे कि कौन सा सबस्ट्रेट है, कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, कौन सा एंजाइम क्या करता है। सो ये ऐसे मत समझ लेना कि पूरा डाइजेशन कंप्लीट हो गया, स्टमक में यही होता है, वो और कुछ पढ़ना ही नहीं है हमें। आगे जा कर के हम जो एक आई थिंक लास्ट सेकेंड वीडियो आएगा उसके अंदर हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे। इसमें हमने जो भी चीज़ें मतलब हमें काम आनी चाहिए ना, जब हम फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे, वो सारी बातें जान ली हैं स्टमक से रिलेटेड कि यहाँ पर क्या साजिशें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। ओके।